अशोक भाई, मैं आपसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ, आप शायद लाइव में बहुत दिनों बाद साथ जोड़ रहे हैं। जयशंकर साहब भी हैं, अजीत भाई साहब भी हैं, सब लोग आपको हो। अब मैं आपसे, अशोक भाई, ऐसा लग रहा है मैं आपसे पूछूं कि अशोक भाई, आप ये रिपोर्टिंग करने बंबई गए थे, तो आप कहे हाँ, मौसम आजकल देश का बहुत अच्छा होता है, सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए और हाथ मुंह भी धोना चाहिए, और हाथ मुंह धोने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज। पूछा क्या जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हो? लेकिन भाव भंगमा वो हो गई थी। और शायद आज एक चीज अच्छी है, पूरे विश्व ने जान लिया, पूरे दुनिया के सामने एक तो कबूल किया, ये उनका अपना मामला है, ये उनका निजी मामला है। तो इस निजी मामले के बाद में मैं यहीं से बातचीत शुरू कर रहा हूं। अडानी जी पे बाकी टका सा जवाब मेरे ख्याल में ट्रम्प जी ने दिया है, क्योंकि ट्रम्प जिस तरह से उसकी भावभंगिमा थी, और जो खड़े होके जिस तरह से वो इनको कह रहे थे अब तुम ही झेलो, ये जब किए हो तो तुम ही झेलो, हम कहा इस पे कुछ करें। और ट्रम्प ने इसका मतलब कि कोई भी कंसेशन अडानी वाले केस में नहीं दिया है, जिसमें सबको अब धीरे धीरे सबको पता लग गया है कि वो जो बीच में हो रहा था कि नहीं ट्रम्प ने कुछ अपने लॉस चेंज किया, वो लॉ इनके लिए नहीं चेंज किए हैं, इनका मामला जस का तस है। अशोक भाई, ओवरऑल जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक चीज अच्छी थी कि कम से कम आज मोदी जी हिंदी में बोल रहे थे, वो अंग्रेजी बोलने की उन्होंने कोशिश नहीं की, ये अच्छी बात थी। ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी पहली टिप्पणी, अशोक भाई। मुझे लगता है कि अमेरिकन काउंटर पार्ट ने अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बताया होगा कि प्रधानमंत्री को हिंदी में ही बोलने दीजिए, और ट्रांसलेशन ठीक से किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेजी बोलने का पहले टाइम जो प्रयास किया वो इतना मतलब भयावह था कि अंग्रेजी के तमाम जो प्रोफेसर थे, जो ज्ञाता थे, सारे ग्रामेटिकल रूल्स से लेके शब्दों के चयन और शब्दों की भाषा, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये शब्द फेंक रहे थे, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके बोल रहे थे, ये मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, ये हिंग्लिश बोल रहे थे कि इंग्लिश बोल रहे थे। ये सारे कंफ्यूजन में वो क्या बोल रहे थे किसी को समझ ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा है कि आप अपनी ओरिजिनल भाषा में बोलो, तो कम से कम उसका अनुवाद होगा। अनुवाद में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हो सकता है, लेकिन भावार्थ तो कम से कम चला जाता है। जो ये अंग्रेजी बोल रहे थे वो किसी के बाप को समझ में नहीं आ रही थी, और शायद शेक्सपियर होते तो एक आत्महत्या कर लेते, यदि हम अंग्रेजी में शेक्सपियर को ही बड़े मानते हैं। इसलिए अच्छा हुआ, क्योंकि अटल जी भी अटल जी का यूनाइटेड नेशंस का हिंदी का भाषण सारी दुनिया जानती है कि कितने घंटे तक वो बोले थे, और हर जगह अपने भाषा में बोलना चाहिए। मुझे तो लगता है वो गुजराती में बहुत अच्छी बोल सकते हैं, हिंदी से भी, हिंदी में भी कई बार गड़बड़ कर लेते हो। तो वो तो रही भाषा की बात। लेकिन आज जो बात हुई, तो होता क्या है कई बार आनंद जी, कई मतलब ये जीवन में रोजमर्रा में आप एक दूसरे को देखते हो ऐसी चीजें। जब आदमी की चोरी पकड़ी जाती है तो आदमी एकदम बौखला जाता है, या उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं अब एकदम। और ये हमारे दोस्ती में होती है, दोस्ती यारों में होती है। कोई किसी का मोबाइल का मैसेज आता है और वो छुपके से पढ़ता है और आप देख लो तो एकदम उसका चेहरा जो होता है, तो वो चोरी पकड़े जाने वाली बात थी कि एकदम अडानी का नाम आया और इनको फेस करना पड़ा। तो इनको तो पहले सूझा ही नहीं कुछ, तो एकदम ब्लैंक हो गए। ब्लैंक होने पे हर नेता, ये नहीं मोदी जी नहीं, कोई भी नेता जब ब्लैंक होता है तो सबसे पहले लोकतंत्र, विश्वगुरु, वसुधैव कुटुंबकम, ये ऐसे सारे शब्द फेंकता है, क्योंकि तब तक उसको सोचने के लिए समय चाहिए होता है। तो मैं क्या बोलूं, उनने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है। अब भारत एक लोकतंत्र है, ये समझने के लिए सामने वाले जो पत्रकार बैठे थे, उनको कोई जरूरी नहीं थी कि ये बताना कि भारत लोकतंत्र है, सबको पता है भारत लोकतंत्र है। तो भारत एक लोकतंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम है हम, और हम सबको साथ में लेके चलते हैं। और 143 करोड़ लोग जो है वो मेरे अपने हैं, मैं अपना मानता हूँ, ये सारी बात वो कर रहे थे। तो ये तमाम बातें करते समय उनका चेहरा देखिए तो अंदर सोच रहे थे कि इसका जवाब क्या है। और एकाएक जब उनको याद आया तो फट करके जो आखिरी 3 लाइनें हैं वो इतने फास्ट डिलीवर हो गई, फास्ट फॉरवर्ड में, कि उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े देशों के जब अध्यक्ष यहाँ बैठते हैं तो ये ऐसे व्यक्तिगत मामलों में ये बात चर्चा ना करते, ना करनी चाहिए, ना कभी करेंगे, और ऐसा। और बिल्कुल अब क्वेश्चन एंड्स हियर, ये वाली बात हो गई थी, क्योंकि मामला पकड़ा गया था। एक यदि ये आउट ऑफ ब्लू ये सवाल नहीं उठता, और यदि पूछा जाता है और एक नॉर्मल तरीके से वो बोल सकते थे कि क्या सवाल है आपका, आपने ऐसा कैसा, क्योंकि उस सवाल में कहा था कि वो अडानी प्रधानमंत्री के नजदीकी है, आप उसी पे खेल जाते हैं। एक तो आप अपना सवाल ठीक करिए, प्रधानमंत्री के नजदीकी क्या है? 143 करोड़ का देश है, हर आदमी मेरे नजदीक है। मेरे देश में एक औद्योगिक घराने हैं, कई लोग उद्योग में लगे हुए हैं। स्टैटिस्टिक फेंकते कि मेरे यहाँ इतने लाख करोड़, क्योंकि आंकड़े फेंकने में तो ये माहिर है,
झूठे बोल देते कि इतने लाख करोड़ वहां उद्योग में लगे हैं, हर उद्योगपति मेरा नजदीक है। आपने कैसा कह दिया कि अडानी मेरे नजदीक है? ये आपका सवाल ही गलत है, आप सवाल ही फ्रेम करना नहीं चाहते, आप उसको बोल के टाल देते थे। लेकिन ये आउट ऑफ ब्लू आया। इन्होंने अंदर बात क्या की? अब ये कहते हैं कि बड़े बड़े जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते तो बात नहीं करते, तो भाई लंका में क्या किया आपने? लंका में क्या चाय वाले से बात करने गए थे क्या, जब आपने वो पावर प्रोजेक्ट देने के लिए बात कही थी? लंका में जब एक स्कैंडल ओपन हुआ तो उस स्कैंडल में जो इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में जो लोगों ने जबान दी, वहां पे जो लोगों ने अपने एफिडेविट दिए, उसमें ये बात सामने आई कि प्रधानमंत्री वाज प्रेशराइजिंग। राफेल में किसने दिया अडानी अंबानी को, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट? ये बात भी सामने नहीं आई थी। इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि भाई राइफल वाली कंपनी ने ऑफसेट कंपनी अपनी हिसाब से तय कर लिया, हम उसमें क्या कर सकते हैं? एचएएल थी ना उसमें, जो कंपनी जानती थी एविएशन क्या है, जिसने खिलौना भी नहीं बनाया, कभी विमान खिलौना भी नहीं बनाया, उसको आपने दे दिया। बाद में जब अब फ्रांस में एक कानून है, लेबर लॉज है वहां के, कि यदि उनके कंपनी का प्रोडक्शन कहीं बाहर थोड़ा बहुत बनता है, कोई और फैसिलिटी प्रोडक्शन की बनती है जो ऑफसेट पार्टनर जिसको कहते हैं, तो वो लेबर यूनियन को कॉन्फ्रेंस में लेके बताते हैं। तो वहां लेबर यूनियन को कंपनी ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रेशराइजिंग फॉर ऑफसेट पार्टनर एंड हेंस इट इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी हैव चूजन रिलायंस अनिल अंबानी एज ऑफसेट पार्टनर। ये वहां दिया हुआ उनका स्टेटमेंट है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें बाहर आ गई। तो अमेरिका में भी कानून है कि 50 साल बाद वो सारा कॉन्फिडेंशियल मैटर जो है ओपन करते पब्लिक में। 50 साल बाद जब ये चीजें बाहर आएगी तो पता पड़ जाएगा कि अडानी के लिए अंदर क्या क्या हाथ पैर जोड़ रहे थे, सब बाहर आ जाएगा। और ये जो प्रोपोगेट कर रहे थे, आपने सही कहा, एक तो वो कानून रद्द नहीं हुआ है, वो सस्पेंड हुआ है इसके लिए कि उसके ऊपर विचार करने के लिए बोला गया है। इस पे और क्लॉजेस पे विचार करा जाएगा। और उसमें मेजर उनका ये कहना था कि क्योंकि सारे उद्योगपतियों ने मिलकर भाई ट्रंप को जितवाया है वहां पे, तो उनने कहा था कि विदेश में, भारत जैसे देश में बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता। यदि हम भारत में रिश्वत देने के लिए पकड़े जाएंगे या भारत के अधिकारियों ने रिश्वत मांगी इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं ले पाएंगे तो हमारा बिजनेस नहीं होगा। इसलिए यदि हम बाहर रिश्वत देते तो उसको परमिट करने देना चाहिए, इसके लिए उसमें रिलैक्स होगा। लेकिन कोई आदमी कहीं रिश्वत देके अमेरिकन इन्वेस्टर्स को मूर्ख बनाता होगा तो वो बाकायदा अमेरिकन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट देखते हुए उसको सजा देंगे। तो अडानी जी दूसरे कैटेगरी में आते हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत दी, गलत एग्रीमेंट करवाए और उससे गलत इंफॉर्मेशन देकर अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा की उगाई की। ये अलग अलग मामले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का आज अडानी पे एकदम बौखला जाना और उनका पूरा, एक बार मुझे तो लगता है कि ये पूरा वक्तव्य एक बार आप सुना ही देंगे, यदि वो वीडियो दिखा देंगे तो दर्शकों को भी समझ में आता है कि आखिरी 3 लाइन में कैसे फट 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 बोले वो। ये तब तक सोच लिया उन्होंने। उसके पहले वसुंधरा कुटुंबकम और हमारे इसमें हमने कुंभ किया, कुंभ की नहीं बात बोली। यदि वो तब तक नहीं याद आता तो कुंभ की बात करते। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में पहुंची, वो बात करते। वो देश वो है कि जहां हर गांव में टॉयलेट है, ये बात करते। कैश ट्रांसफर की बात करते, किसानों की एमएसपी की बात करते, क्योंकि उनको सोचना था कि इसका जवाब क्या दूं, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई। और मैं तो इससे अच्छा तो ट्रंप को मानता हूं। ट्रंप का सीना कितना है पता नहीं, लेकिन 56 इंच से बड़ा ही होना चाहिए। वो इसलिए कि ट्रंप ने यदि ये उसको मदद की है एलन मस्क ने, तो ट्रंप ऑफिशियली बोलता है कि यस एलन मस्क इज विथ मी। और उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें यही कहा कि एलन मस्क भारत में बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। उन्होंने एलन मस्क का नाम लेते हुए उन्होंने लज्जा नहीं पाली, क्योंकि भाई जिनने मदद की उसमें मदद की। अब फर्क यह है कि मैं किसी को मजाक में बोल रहा था अभी, और मुझे लगता है कि वो वास्तविकता है। भारत जो अपने अभी आप बताया कि क्या अपना बजट है, अमेरिका का क्या बजट है, भारत बहुत छोटा है अमेरिका के सामने। हमारे देश में क्या होता है, जब राज्यों की सरकारें बदली जाती है, जब सत्ता परिवर्तन करवाना होता है, तो उस मीटिंग में अडानी सेठ बैठते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी खबर आई थी कि अडानी के सेठ बैठे थे। तो भारत में राज्यों के परिवर्तन में अडानी बैठते हैं, अमेरिका में देशों के परिवर्तन में मस्क बैठते हैं। वो वहां के गौतम अडानी है, फर्क इतना ही है। जी जी, जी तो ये घोषित है कि ये सवाल गया, सवाल आउट ऑफ, और बिल्कुल सवाल बढ़िया मजे लेते हुए
क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजें हैं। मुझे लगता है कि यदि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर से एक बार वीडियो ठीक से देखा जाए तो कई जगह पे प्रधानमंत्री की मजे लेते हुए ट्रंप साहब दिखते हैं, कई जगह पे। बांग्लादेश के मामले में तो मुझे हंसी आई। उन्हें कहा कि डीप स्टेट ऑपरेटिंग इन बांग्लादेश, ने कहा नो नथिंग, वी डोंट ऑपरेट इन बांग्लादेश, नथिंग टू डू विद बांग्लादेश। द प्राइम मिनिस्टर वाज वर्किंग फॉर ऑन बांग्लादेश फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर लास्ट 100 years ही इज वर्किंग ऑन बांग्लादेश। भाई ना 100 साल का वो है, ना 100 साल का बांग्लादेश है, ना 100 साल का भारत है। आप फिर से देखिए, उसने कहा फॉर लास्ट 100 years ही इज वर्किंग ऑन बांग्लादेश। वो सटायर था, वो मजाक उड़ाना था, क्या था गॉड नोस। जी जी जी। तो कुल अशोक भाई मैं मिलाकर उसको हाँ, जी नहीं, आप करिए, फिर उसके बाद एक वीडियो तो मैं फिर दिखा देंगे जिससे दर्शक उस चीज को पकड़ ले जरा जो आप कह रहे मैं हैं। फिर दर्शकों को कहता हूं, पहले सवाल आते से उनके चेहरा देखिए और उनकी जो भाषण है वो देखिए। वसुधैव कुटुंबकम कहां आ गया भाई, उसमें डेमोक्रेसी कहां आ गई अडानी में। और एंड में एकदम उनको याद आया कि अब यही जवाब दे सकता हूं, तो फटफट फटफट जवाब देके नक्की हो गए। या पीछे जो दो लोग बैठे हुए थे जो बीच बीच में प्रॉम्प्ट करते थे, शायद किसी ने बोल दिया कि गुरुजी इसको करके नक्की करो, तो धड़ धड़ कर दिया। एक बार फिर से वीडियो देखो तो आपको मजा आ जाएगा उसको, फिर दर्शक ठीक से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जी मैं फिर से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से उस वीडियो को चला दिया जाए प्लीज। That was very nice. Yeah, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अशोक भाई मुझे जरा एक चीज ये बता दीजिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, वो एक तरफ कह रहे थे कि हम लोग आपस में जब मिलते हैं तो इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज लगती है क्या कि भारत के जो भी फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं उन्होंने पूरी कोशिश करके एक चीज कहलवा ली और उनको लग रहा है कि बड़ा काम है। हमको आपको ये आज से एक महीना पहले, 20 दिन पहले ही सब जगह आ गया था कि राणा को डिपोर्ट किया जा रहा है वहां से, ये आ गया था, पेपर में आ गया था कि ऐसे टीम जा रही। आज उसको ट्रंप जी के मुंह से कहलवाया गया कि आपके राणा जी को हम भेज रहे हैं, और मोदी जी ने कहा कि नरसंहार 2008 के नरसंहार का क्या क्या वो उसको हम लेके आ रहे हैं। मोदी जी हो सकता है अपने जहाज में ही उसको लेके आए और उस पर उसको हाथ बेड़ी वेड़ी पहना के उसको साथ लेके नीचे उतरेंगे, भाई देखो मैं इनको लेके आया वहां से। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वहां पे राणा का कोई माने ही नहीं था, क्योंकि वो ही वॉज इनसिग्निफिकेंट, उसको कहलवाया गया। और एक चीज आपसे मैं पूछ लूं, आपको अजीब सा अशोक भाई नहीं लगता है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री मागा मीगा का मतलब मेगा ये क्या क्या बोलते रहते हैं, सब क्या हंसते होंगे कि क्या आदमी आ गया, ये क्या बोलते रहते हैं। नहीं भाई, ये आपको इसलिए नहीं समझता आनंद जी कि आपने इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री नहीं ली। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री होल्डर है। दूसरी बात है कि जो राणा का मामला है, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बहुत सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो 10 जून 2011 को उनका एक वक्तव्य आया था। उन्होंने ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ अच्छे संबंध होते हुए भी यदि राणा शिकागो के जेल से छूट गया है तो इसका मतलब इस देश में कोई भी आतंकी कोई भी कार्रवाई करने के लिए फ्री है। ये सरकार ने पैरवी नहीं की, खूब गालियां दी सरकार को। और ये शिकागो को कब छोड़ा, कौन से राणा को छोड़ा, ये कौन से राणा को वापस ला रहे ये मुझे पता नहीं। यदि मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, या फिर उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब मैं मुख्यमंत्री हूं तो झूठी बोलूंगा, झूठ की सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए जब लगातार प्रोपेगेंडा करते रह रहे। अब राणा का मामला ये 2008 से, मतलब 2008 दिसंबर से 2024 तक लगातार चल रहा है। विभिन्न सरकारों ने इसको फॉलो अप किया। शिकागो में जो स्टेटमेंट दिया था हार्डली ने, उस हार्डली के स्टेटमेंट को बहुत बड़ा माइलेज देते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लड़े।
सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइनल पिटीशन लगाई थी राणा ने कि मेरा एक्स्ट्रेडिशन ना हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो हियरिंग के लिए फिट ही नहीं समझी और रिजेक्ट की। जब रिजेक्ट करने के बाद उसका एक्स्ट्रेडिशन का मामला क्लियर होगा। हमारे यहाँ भी जब हमने कसाब को पकड़ा था तो कसाब का मामला ऊपर तक सर्वोच्च न्यायालय तक आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसकी फांसी बरकरार रखी तब उसको फांसी होगी। तो हम यह सोचेंगे कि हम कसाब के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाने देते हैं, वहां राणा को क्यों नहीं जाने देंगे? उन्होंने भी राणा को आखिरी तक चांस दिया। राणा सुप्रीम कोर्ट में हार गए, इंडिया को एक्स्ट्रेडिशन ही करना था। मजा तो तब आता कि पुन्नू की बात कराते, जिस पुन्नू ने राष्ट्रपति के शपथ विधि समारोह में खालिस्तान के नारे लगाए और निर्लज्ज हमारे विदेश मंत्री सामने सुन रहे थे इस बात को, सामने की लाइन में खड़े हो। पुन्नू की बात क्यों नहीं की? वो भी तो एक्स्ट्रेडिशन का मामला बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। ऐसे कई एक्स्ट्रेडिशन के मामले पड़े हुए हैं। उनके लिए राणा जेल में था, जेल में भारी था, वो आपके गले मार दिया। अब आप यहाँ के आप उसको केस चलवा दो, उसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी और फिर उसको फांसी हो जाएगी, जो भी होना है। तो बेसिकली जो आदमी अपने को शपथ विधि के लिए बुलाया नहीं गया, इसलिए पूरा जोर लगाए एड़ी चोटी का कि मुझे भाई शपथ विधि में बुलाओ, उसी से ट्रंप ने समझ लिया कि इनकी औकात क्या है। और जब आपकी औकात ही नहीं है तो आपको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री वहां बताने गए थे कि माए बाप आपकी जो भी कंपनियां हैं भारत में राज करे, हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा इससे थोड़ी काम होगा, हमारा माल भी खरीदना पड़ेगा। ईरान से तेल जब हम लेते हैं, क्रूड ऑयल, वो सबसे कम खर्चे का रिफाइनिंग होता है। उससे ईरान का क्रूड ही हमको, हमारी रिफाइनरी को अच्छा प्रॉफिट देता है। ईरान तो इन्होंने बैन करवा दिया, अब अमेरिका हमको तेल और गैस देगा। थोड़े लॉजिस्टिक देखिए, अमेरिका से भारत का तेल आना कितना ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा, वो कौन देगा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा? तेल हम खरीदेंगे, उनसे गैस खरीदेंगे, आर्मी का इक्विपमेंट खरीदेंगे, नेवी का इक्विपमेंट खरीदेंगे, एयरफोर्स का इक्विपमेंट खरीदेंगे। क्यों? उन्होंने कहा कि आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि हम आपका व्यापार घाटा सहन कर रहे हैं, अब आप सहन करेंगे। अब भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा क्योंकि इतनी सारी चीज कंपलसरी खरीदेंगे। आपको मतलब ये मोहल्ले का दादा होता ना कि मेरी दुकान से सामान लोगे, किसी और से लोगे तो टांगे तोड़ दूंगा। और ये सामान खरीदने के लिए आए। 56 इंच का सीना आपको ताकत नहीं देता। ताकत आपके कैरेक्टर में होनी चाहिए, ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। आज भारत जिस स्थिति में है उससे कई गया गुजरे स्थिति में इंदिरा गांधी के समय था, लेकिन वो शेरनी ही थी, वो दुर्गा ही थी जो निक्सन को उसके व्हाइट हाउस में घुस के ललकार के निकली थी। और जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसने बहिष्कार किया तो हेनरी किसिंजर जब परराष्ट्र मंत्री हुआ करते थे अमेरिका के, वो कार के पीछे दौड़ रहे थे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिसेस प्राइम मिनिस्टर, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैडम प्राइम मिनिस्टर करते थे। हेनरी किसिंजर की किताब पढ़ो तो समझ में आ जाएगा देश की अस्मिता किसको कहते हैं, देश को क्या कहते हैं। आप देश गिरवी रख के आए हैं, आप देश बेच के आए हैं। एक व्यापारी ने आपको बुलाया और आप सब कुछ दे के आए हैं और यहां स्वागत करवा के आए हैं कि हम बड़ा सौदा लेके आए हैं। और इसके बाद जो आगे आगे होने वाला है, जो आप 1 महीने के अंदर फिर बैठोगे ऐसे ही कार्यक्रम लेके, एलन मस्क जब अपना इंटरनेट लेके आएगा तो आप समझ लेना इससे ज्यादा बर्बादी की कुछ बेचा हुआ नहीं, क्योंकि उसका इंटरनेट अपने खुद के सैटेलाइट से होगा, उसका सर्वर अमेरिका में होगा और हमारा डाटा जो अमेरिका जाएगा किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। एलन मस्क अपना व्हीकल भी लेके आएगा। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सेल हमारे यहाँ 2% है टोटल सेल की, 40 लाख गाड़ियां बिकती है। 2030 तक उन्होंने कहा 30% बढ़ेगी, तो मैं समझता हूं चलो 40 लाख की गाड़ी 6 करोड़ बिक जाएगी। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं बना रही है और अच्छी बना रही है? लेकिन अब एलन मस्क की व्हीकल भी आएगी। 15% टैक्स कर दिया आपने रेबिट में, जो साहब कह रहे थे कि आप जरा जाके देखिए, व्यास साहब जो कह रहे थे, आंखें खुल जाती है कि आपने क्या किस लिए, बजट अमेरिका के लिए था कि भारत के लिए था? सिर्फ एक धमकी से कि टैरिफ ठीक करो नहीं तो मैं तुमको देख लूंगा। अरे बाप रे बाप। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का इंटरेस्ट देख रहा है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने भारत का इंटरेस्ट देखा? सवाल यह है। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश का इंटरेस्ट देखता है और भारत का राष्ट्रपति भी अमेरिका का इंटरेस्ट में हाँ कहता है, तो फिर उसको अमेरिका की सिटीजन लेनी चाहिए, इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। ये दुर्भाग्य है देश का कि आप
सरकार का समर्थन करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं कि जो गेज गिरवी रख के आया है उसका स्वागत कर रहे हैं आप। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी जो खेल आप कर रहे हैं। और ये खुला सांड है, ये खुला छूट गया है और आपने दरवाजा खोल दिया है। आपके देश में कहां कहां ये सिंह मारेगा, कितने उद्योगों को सिंह मारेगा, कितने सेक्टर्स हमारे यहां से खत्म होने जाने वाले आने वाले टाइम में। वही हम आजादी के पहले वाली स्थिति में जाएंगे जहां साबुन भी अमेरिका से आएगा और तेल भी अमेरिका से आएगा। लेना पड़ेगा क्योंकि उसको उसका उद्योग चलाना है। और आप 140 करोड़ देश नहीं है, उपभोक्ता है उसके लिए, बस इसके सिवा कुछ नहीं है अमेरिका। जी जी